शेयर किया जा रहा है लेक्चर नंबर 19 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 201 के इस लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम रिस्क एंड रिटर्न्स की बात करेंगे। इससे पहले जो भी था वो डिफरेंट टॉपिक्स थे और यहाँ से ऑलवर्ड इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स में रिस्क एंड रिटर्न्स के ऊपर बात होगी। स्टॉक के रिस्क के ऊपर, इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर, पोर्टफोलियो स्टॉक के ऊपर और मार्केट रिस्क और डाइवर्सिफाइबल, इस तरह के टॉपिक्स हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। रिस्क को अगर हम जनरल लाइफ के अंदर जब भी रिस्क के वर्ड की बात करते हैं तो हमारे जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि इसके आउटकम में, इसके अपेयर होने में कुछ अनसर्टेनिटी है। इसी तरह रिस्क की अब स्टॉक्स जो कि हमने कहा था स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज होते हैं, सेल परचेज होती है, वहाँ के उसके रिटर्न्स में जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है उसके प्रॉफिट में, उसके रिटर्न में पाई जाती है, उसको कहते हैं रिस्क। अब एक चाइनीज़ डेफिनेशन लिखी हुई है बीस के, चाइनीज़ जो चाइना वाले यूज़ करते हैं, तो रिस्क की कोई भी डेफिनेशन थी जैसे हमारे बुक में है जी चाइनीज़ डेफिनेशन, उसमें लिखा है कम्बिनेशन ऑफ डेंजर एंड अर्ज अपॉर्चुनिटी। मीन्स जब भी जहाँ पे आपको कोई डेंजर होता है, रिटर्न आपको अनसर्टेनिटी नज़र आ रही होती है कि यार यहाँ पे एक आउटकम अनसर्टेनिटी है, पता नहीं हमें प्रॉफिट आएगा कि नहीं, वहाँ वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो रिस्क टेकर्स हैं, जो रिस्क अवर्स है, उनके लिए हो सकता है वो एक सिर्फ थ्रेट हो, एक डेंजर हो। अभी ये रिस्क की जब भी बात होगी, ये यहाँ पे लिखा तो उसने रिस्क की जब भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि अनसर्टेनिटी इन द आउटकम, कि आपको जो आउटकम आ रही प्रॉफिट आ रहा है उसके आपको रिस्क है कि पता नहीं आता है कि नहीं, ये होता है रिस्क। जब भी आप आउटकम में वेरिएशन की बात करेंगे तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आपको नजर आ जाएगी। वेरिएबिलिटी के आउटकम में वेरिएशन नजर आ रही है, स्प्रेड के इस रेंज से लेके इस रेंज तक आपको एक डाउट है कि इसके दरमियान आपको इतना रिस्क पाया जा रहा है या इसके दरमियान इतना आपको रिटर्न पाया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि 50 to 25% चांसेस है कि आपको रिटर्न आएगा, सही है, या आपको ये कहते हैं कि 30 to 45% चांसेस है कि ये इसमें रिस्क है। और जो प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करते हैं तो वोलेटिलिटी, ये सारे वर्ड्स आपको वेरिएशन और जो आपका कैश फ्लोज का रिटर्न है, जो आपका प्रॉफिट आने के चांसेस है, उसके अंदर जो वेरिएशन हो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो आपने इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए, वैसे तो ये मैंने आपको बता दिया है, मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए आपके लिए गूगल भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ से हमें रिस्क और रिटर्न का थोड़ा सा आइडिया कि है क्या, कि हमारे पास 1000 रुपीज़ है, हमने इन्वेस्ट करते हैं और हम शेयर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब उस शेयर्स की प्राइस फ्रॉम टुडे टू ऑनवर्ड आफ्टर 1 ईयर क्या होगी, इसमें अब हमें नहीं, हम डाउटफुल होते हैं कि हमें नहीं पता कि 1 साल के बाद क्या होगी। अब इसके अंदर एक अनसर्टेनिटी, एक तो मार्केट का अंदाज़ा करेंगे जी आज अगर एक शेयर की प्राइस 100 है और हो सकता है 1 साल के बाद उसकी 120 रुपये हो, ठीक है। इसमें अनसर्टेनिटी, आपका यू आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस, आप बिल्कुल सर्टन नहीं है। तो इस तरह की ये जो वेरिएशन है और इसके आउटकम में आपको एक रिस्क पाया जाता है, वो क्यों है? क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट हमने लिया है, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज एक लिया है, शेयर लिया है, तो हमें आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव आता रहता है, उसकी डिफरेंट रीजन आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो आउटकम में हमें एक डाउट है कि 1 साल के बाद क्या प्राइस एग्जैक्ट होगी हमारे शेयर की, ये एक रिस्क और रिटर्न को प्यार करता है। रिस्क की बेस पे रिटर्न क्या होगा, ये सारा ये इस एग्जाम्पल में आपको समझाना चाह रहे हैं, एक वेरिएशन पाई जाती है। अच्छा, हमने अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 2 तरह के एसेट्स का जिक्र किया। एक तो हमने कहा जी रियल फिजिकल एसेट्स, जैसे कपास की मार्केट है, कपड़ की मार्केट, कोई लकड़ी की मार्केट है, वॉट कोई भी फिजिकल मार्केट, मशीन्स जहाँ से मिलती है वो मार्केट है, ठीक है। वो जो एसेट्स वहाँ से मिलते हैं वो फिजिकल एसेट्स है, ठीक है, वो रियल फिजिकल एसेट मार्केट ही कहलाई। फाइनेंशियल एसेट स्टॉक्स एंड बॉन्ड पे हमने बात की। अब स्टॉक्स एंड बॉन्ड, यहाँ पे दोनों का जिक्र करने का मतलब ये है कि अभी फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 लेक्चर हमने फाइनेंशियल एसेट्स पे बात करनी है, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर बात करनी है, रिस्कीनेस ऑफ एसेट्स ही हमने देख रही है यहाँ पे। अब जो रिस्कीनेस की बात कर रहे हैं हम, उसके लिए हमने स्टॉक्स लेने हैं और उनके जो फ्यूचर में जो वैल्यूज आएगी, उनके जो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमने स्टॉक्स का भी पीछे कर चुके हैं। अब हमने इसके रिस्क के ऊपर बात करी कि रिस्क, इतना रिस्क होगा तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, जब भी बिजनेसेस आप देखा होगा कि फोरकास्ट करते हैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में या अपने रिटर्न्स के बारे में, तो अजम्पशंस कर रहे होते हैं। अजम्पशन लाइकली कि वो
ये पास में 1 साल हमारा ऐसा गुजरा था तो ये हमारी सिनेरियो था, हमारे इतना रिटर्न आ गया था, या ऐसे चला था सारा, हमारे 2 साल ऐसे चले तो हमारे इतना रिटर्न आया था, इतने एक्सपेंसेस रहे। तो इस तरह के बिजनेस एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं, हमारे रिटर्न, अपने रिटर्न ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आप और 1 साल के लिए या 5 ईयर्स के लिए आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं फॉरकास्ट, तो वहाँ पे जिस तरह जैसा पीरियड बढ़ता है, हमने ये भी पढ़ चुके हैं, रिस्क भी बढ़ता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ की, भी जैसे हमने फाइनेंशियल एसेट्स की बात की कि हमने स्टॉक्स और जब डेट्स की बात करते हैं, उसकी जब बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्क थोड़े डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि जी एक रिस्क है स्टैंड अलोन रिस्क, मीन्स कि आपके पास एक ही जो है शेयर है और मीन्स एक ही कंपनी का शेयर है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं रिस्क आपको एक तरह के रिस्क के वास्ता पड़ेगा, उस स्पेसिफिक कंपनी से वास्ता पड़ रहा है। और अगर आपने पोर्टफोलियो ले लिया एक से ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स खरीदे हुए, तो डिफरेंट तरह का आपने रिस्क कैलकुलेट करने का तरीकाकार होना चाहिए। तो अभी इस तरह हम लेके चलेंगे कि हम स्टैंड अलोन रिस्क इस चैप्टर के अंदर हमने स्टैंड अलोन रिस्क कैलकुलेट करना है। बाकी पोर्टफोलियो के बारे में अगले चैप्टर्स में बात करेंगे इसके ऊपर। कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है। कैसे हमने देखा स्टैंड अलोन रिस्क, मैंने कहा था एक शेयर से रिलेटेड जो रिस्क होगा उसको हम कहेंगे स्टैंड अलोन रिस्क। और पोर्टफोलियो रिस्क, जब एक से ज़्यादा शेयर हमने खरीदे हैं उस नंबर ऑफ या कलेक्शन ऑफ शेयर से रिलेटेड आपको जो रिस्क दरपेश है उसको कहते हैं जी पोर्टफोलियो रिस्क। देखिए जी, एक तो रिस्क होगा आपने पोर्टफोलियो के टाइप के अंदर, एक आपको रिस्क होगा डाइवर्सिफाइबल रिस्क। जैसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, 5, 6 या 10 कंपनी खरीद लिए, आपको एक शेयर रिस्क होगा डाइवर्सिफाइबल रिस्क। जिस रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करें, एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकें। कैसे कि एक से ज़्यादा कंपनी के शेयर खरीद के। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको सरल लफ्ज़ों में ऐसे दूंगा कि आप जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं, वहाँ एक फ्रूट वाला खड़ा है, एक फ्रूट वाले ने सिर्फ एक फ्रूट लगा के, सपोज के आड़ू लगा के खड़ा है, पीच लगा के खड़ा है, तो उसको जो रिस्क है सिर्फ इतना ही है कि पीच बिकेगा कि नहीं, आड़ू बिकेगा कि नहीं, उसको रिटर्न भी उसी से आना है। आप दूसरी देखते हैं कुछ रेडी वाले या ठेले वाले या शॉप वाले ने कुछ ज़्यादा फ्रूट रखे हुए, 4, 5, 6, 10 फ्रूट रखे हुए। अब उसने क्या किया हुआ, आप अगर उससे पूछे तो आपको ये कहेगा कि मैंने अपने रिस्क को कम किया। कैसे कि जो आड़ू वाला है उसको आड़ू को ही बेचना है और आड़ू वाले ही ग्राहक आएंगे उसके ऊपर। और जो ज़्यादा फ्रूट लगा के बैठा है उसके पास एक तरह से अगर आड़ू भी बिकेगा तो हो सकता है उसका सेब या आम या मैंगोज या इस तरह के दूसरे फ्रूट बिक जाए, तो उसका वो रिटर्न के आने के चांसेस भी ज़्यादा है। और उस तरह उसके आड़ू के ना बिकने वाले उसने जो अपना रिस्क था उसको कैसे कम किया, दूसरे फ्रूट रख के साथ, ठीक है। तो ये है ऐसा रिस्क, जब ज़्यादा आप शेयर्स खरीद लेते हैं डिफरेंट कंपनीज के, तो आप उस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है जी। अब मार्केट रिस्क जो है, मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, अब जो वो मार्केट से रिलेटेड रिस्क हो, जैसे कि किसी वजह से गवर्नमेंट का अनस्टेबल होना, किसी गवर्नमेंट की तरफ से किसी या मुल्क के या नेशनल लेवल के ऊपर किसी बड़े इंसिडेंट का हो जाना, आपको पता उसकी वजह से मार्केट डाउन हो जाती है, लोग डर के मारे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सेल परचेज नहीं करते, ये सारे मामलात या सारे ख़तरात दरपेश होते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। तो ऐसे रिस्क को मार्केट रिस्क कहते हैं। और मार्केट रिस्क जो है, आप एक इंडिविजुअल बायर या बेचने वाला सेलर या बायर, वो इस रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकता मार्केट रिस्क को, ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि काजेज पे। देखिए जी, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या डाइवर्सिफाइबल रिस्क या जनरल रिस्क, वो क्या उसकी रिलेशन, देखिए मेरे कहा था किसी कंपनी से रिलेटेड, जैसे पूरा ऑपरेशन, आड़ू की एग्जांपल लेते हैं कि आपके आड़ू ही खराब निकल है, ठीक है जी। और पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आपकी कंपनी आप सही ऑपरेट नहीं करे, या आप रेडी के जो आड़ू बेच रहे हैं आप उसको रेडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, ग्राहक आ रहे उसको सही डील नहीं कर रहे, कंपनी डेट, आपका कर्जा इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से आप रिटर्न्स जो आते भी है तो आपके कर्जे वापस करने में निकल जाते हैं, सही है जी। मार्केट रिस्क की काजेज हम देखते हैं, इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, पॉलिटिक्स और वार और फेड, ठीक है। और ये सारी रीज़न है मार्केट रिस्क की। तो ये जो आपने देख रहे हैं कि जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क के लिए ये वाले जो है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाली जो काजेज आप नहीं कर सकते इनको। अभी हम रिस्क के ऊपर काफ़ी बात कर लिया, हम इसके मेजरमेंट की तरफ बात कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए जी, रिस्क है ना, आपको पहले तो मैंने आपको बताया कि स्टैंड अलोन रिस्क होता है, पोर्टफोलियो रिस्क होता है।
हमने इस लेक्चर के अंदर स्टैंड अलोन रिस्क करना, आगे पोर्टफोलियो भी करेंगे, फिर मार्केट रिस्क है, डाइवर्सिफाइबर रिस्क, आगे बात चलती जाएगी। ये रिस्क आपको दरपेश है और इनको हम वन बाय वन कैलकुलेट भी करेंगे। एक और टर्मिनोलॉजी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क अवर्स। डाइवर्सिफिकेशन का ये होता है कि आपने शेयर्स जो है, एक शेयर लिया जो उससे रिलेटेड रिस्क था, आपने कुछ और शेयर्स खरीद के उसको डाइवर्सिफाई किया, आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया कि आपके पास डिफरेंट तरह के शेयर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के। जिस तरह आपने ऑलरेडी वाले ने डिफरेंट फ्रूट रखे हो, डाइवर्सिफाई किया हुआ अपने फ्रूट को, उसने पोर्टफोलियो अपना चेंज किया हुआ उसने। अच्छा, रिस्क अवर्स लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं या अवॉइड करते हैं, ठीक है। रिस्क अवर्स ये डाइवर्सिफिकेशन कौन लोग करते हैं, जो रिस्क अवर्स होते हैं, जो रिस्क नहीं लेते। वो रिस्क कैसे एलिमिनेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ज़्यादा शेयर्स लेते हैं डिफरेंट कंपनीज के, अगर एक कंपनी के शेयर में कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है, नुकसान आ जाता है, तो उसको दूसरा शेयर पूरा करेगा। तो याद रखिए कि रिस्क अवर्स लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत प्यारा एक प्रवर्ब है, वो यूज़ किया था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि सारे अपने अंडे एक बास्केट के अंदर ना डालो कि अगर वो एक बास्केट गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक सब्जी एक प्रवर्ब यूज़ की जाती है, एक मैक्सिम बना हुआ वो यूज़ किया जाता है, और इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। एक बात की एहतियात करनी होती है जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाना है, कि जैसे कि ये लिखा हुआ कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपने डिफरेंट कंपनीज का जिनका आपस में बिल्कुल तल्लुक नहीं, जैसे कि आपने एक शेयर अगर फर्टिलाइजर सेक्टर का खरीदा है तो दूसरा शेयर आपने सीमेंट सेक्टर का खरीद लो, फिर तीसरा आप कोई पावर सेक्टर का खरीद लो। तो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करनी कि उनका शेयर्स का उतार चढ़ाव का आपस में बिल्कुल कोई लिंक ना हो। चलिए जी, अभी यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर आपके साथ बात करेंगे, और फिर वहाँ पे इसको मज़ीद डिटेल के साथ मैं चाहता हूँ कि वर्ड बुक का हेड और उसका एक एक वर्ड आपके साथ शेयर किया जा सके, और क्योंकि लेक्चर इस तरह लेंथी हो जाएगा तो आपके सेकंड पार्ट के अंदर बाकी की डिस्कशन करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।